नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 की, थोड़ा सा डिफरेंट है। 6, 7, 8 सेम ट्रांजेक्शन जैसे दिखते हैं, तो फिर 9 क्यों बनाया? 9 एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करता है 6, 7, 8 को। आप जो सेक्शन 6, 7, 8 के सेम ट्रांजेक्शन, कोज, एक्शन, कोज, मोटिव, प्रिपरेशन, इन सब की बातें करते हैं, इफेक्ट की बातें करते हैं, वो सब बताया कि सेक्शन 6 कहता है सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होना, 7 कहता है प्रसंग हेतु परिणाम होता, 8 कहता है मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट है। बट इनको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, इनको इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? सेक्शन 9 बताता है। एक अक्सर इलिस्ट्रेशन आता है, भीड़ के आगे आगे चलना, आपकी आवाज़ें रेलेवेंट है। ये देखिए हमें क्या लगता है, भीड़ का चलना, आवाज़ें आना सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट है, हम सेक्शन 6 लिख के आ जाते हैं, जबकि सेक्शन 9 है। तो कई बार आप देखते हैं कि सेक्शन 6, 7, 8 और 9 के जब इलिस्ट्रेशन देखते हैं, उनका एग्जैक्ट मीनिंग लगता है सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट होना, लेकिन एग्जाम में वो आपको सेक्शन से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन से सेक्शन का ही क्वेश्चन है, वहाँ आप गड़बड़ करते हैं। उसका रीज़न है लेक ऑफ रिवीजन, वांट ऑफ रिवीजन। आप रिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए उसका मीनिंग तो समझ गए, लेकिन किस सेक्शन से पूछा गया वो आपका गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप एविडेंस पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, टीपी पढ़े, उनके इलिस्ट्रेशन आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो सेक्शन नंबर 9 के पास हमारे पास 6 इलिस्ट्रेशन है। वैसे सेक्शन 8 में हमारे पास 11 इलिस्ट्रेशन है, 7 में हमारे पास 3 इलिस्ट्रेशन है, सेक्शन 6 में हमारे पास 4 इलिस्ट्रेशन है। पता होना चाहिए आपको, ठीक है, उनके की पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आइए सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 कहता है कि मैं उन फैक्ट्स की नेसेसरी टू फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेन करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए करती हूँ, तो रेलेवेंट फैक्ट होगा। इसके लिए पहला आता है कि जो फैक्ट आपके दिए गए, या तो आपके फैक्ट उन अनुमान को सपोर्ट करते हैं या उसको रिबट करते हैं। वो टाइम और प्लेस वो टाइम और सब्जेक्ट मैटर बताते हैं, व्यक्ति और वस्तु, वो टाइम और सब्जेक्ट मैटर बताते हैं। यहाँ पे टाइम और प्लेस नहीं, वो पर्सन और थिंग्स की बात करते हैं। जब पर्सन और थिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ से एक नया चीज़ निकल के आता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन परेड। आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, अनन्यता, हिंदी में इसको बोलते हैं पहचान। क्या करता है? व्यक्ति और वस्तु की पहचान कराते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड। इस आइडेंटिफिकेशन परेड की मैं बात करती हूँ तो हम और कहाँ पे पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन? हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 54A CRPC में, 291A CRPC में। और आइडेंटिफिकेशन कहाँ पढ़ते हैं पता? सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में। जब आप इस सारे सेक्शंस को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन परेड किस किस की होती है। आइडेंटिफिकेशन पर्सन की होती है, थिंग्स की होती है, डॉक्यूमेंट्स की होती है, अंगुली चिन्हों की होती है और हैंड राइटिंग की होती है। 5 चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन होती है। बट परेड वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है? पर्सन के लिए। जब आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं तो पर्सन वो 2 जगह देखने को मिलती है, 3 जगह देखने को मिलती है। पहला मिलती है सेक्शन नंबर 9 इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर हमें मिलती है सेक्शन 54A और 291A CRPC के अंदर। इसका एक फेमस केस भी आइडेंटिफिकेशन परेड पर, और केस का नाम है राम बाबू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2010। राम बाबू वर्सेज राम बाबू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ईयर है आपका 2010। और पूछा जाता है कि पहचान परेड कैसा एविडेंस है? ये एक कोरोबरेटिव एविडेंस माना जाता है, संपोषक साक्ष्य माना जाता है सेक्शन 157 के अकॉर्डिंग। और जो कोरोबरेटिव एविडेंस होते हैं उन्हें अन्य एविडेंस से हमें क्या कराना पड़ता है? उन्हें दूसरे एविडेंस से कनेक्ट करके उसको प्रूव करना पड़ता है। एक और केस है MT शिंदे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। MT शिंदे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1974। ये भी आइडेंटिफिकेशन परेड से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफिकेशन परेड एक सिर्फ कोरोबरेटिव एविडेंस है, ये सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। तो कोरोबरेटिव एविडेंस का मतलब, संपोषक साक्ष्य का मतलब अन्य साक्ष्यों से इसको वेरीफाई करना पड़ता है। देन आता है तो पहला क्या क्या आपके द्वारा जो इंगित अनुमान है उनका या तो मैं सपोर्ट करूँगी या रिबट करूँगी। सेक्शन 9 कहता है मैं पर्सन और थिंग्स की आइडेंटिटी करूँगी, मैं वो टाइम और प्लेस बताऊँगी जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। क्या कहा? वो टाइम और प्लेस, दिन में दोपहर को 2 बजे रातनाडा में आपने अपराध किया है, तो मैं टाइम और प्लेस बताऊंगी। और जिन लोगों के बीच अपराध हुआ है मैं उनकी कनेक्टिविटी बताऊंगी, उनकी रिलेशनशिप बताऊंगी पार्टीज के बीच में, क्योंकि कोई भी 99% ऑफेंस जो होते जान पहचान के होते हैं, 1% जो है अनजानों से किया जाता है। तो सेक्शन 9 क्या करता है? सेक्शन 6 सेम ट्रांजेक्शन, सेक्शन 7 प्रसंग हेतु को परिणाम, सेक्शन 8 क्या बोलते हैं आपके मोटिव, प्रिपरेशन ऑफ कंडक्ट को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो 9 के बिना सेक्शन 6, 7, 8 तीनों ही अधूरे हैं।
इसके अलावा सेक्शन 9 को लिखने का प्रेजेंटेशन और डिफरेंट होता है, इसमें और बहुत सारे की पॉइंट्स निकलते हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड होती हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारे केसेस होते हैं जो इसको बताते कैसे करना। तो सेक्शन 9 प्री प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए कैसे किया जाता है। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट को डिटेल पढ़ने के लिए, इसी की तरह सारे एक्ट को डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो फाउंडेशन बैच हैं वो इंडिया के सारे स्टेट की जुडिशरी के लिए, साथ ही साथ एज वेल एज हम हाई जुडिशरी को भी पढ़ाते हैं। हाई जुडिशरी में अब तक हमारे 2 फाउंडेशन बैच के जज बन चुके हैं और लोअर जुडिशरी में अब तक पूरे इंडिया में 200+ जज बना चुकी हूँ। जिस स्टेट से स्टूडेंट हमसे जुड़े उस स्टेट में हमारा रिजल्ट आया है। अब नए स्टेट जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनसे भी करेंगे। कोचिंग खुले हुए 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम पे हम लोग पढ़ाते हैं, जो कि कोरोना के बाद शुरू किया, पहले सिर्फ ऑफलाइन ही थी। स्टूडेंट कम रखते हैं, सीट्स लिमिटेड रखते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारा टारगेट होता है कि हमें ही नहीं पता जो हमसे जुड़ेगा वो जज बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें नहीं पता, बट उसको इस लायक करके बेचते हैं कि जीवन में कहीं रुकेगा नहीं। कानून उसके टिप्स पे रहता है। क्लासेस की जानकारी के लिए, फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए, ड्यूरेशन जानने के लिए और क्लास के टाइमिंग को जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं स्टेट की जानकारी के लिए। आज के लिए धन्यवाद।